नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आपने पिछले कई सालों से ये सुना होगा कि भारत का जो LCA तेजस प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। पिछले कुछ एक सालों में तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि एयरफोर्स की जो जिस तरह से स्ट्रेंथ पिछले कई सालों में घटी है उसके वजह से ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करने लगे कि भाई जो तेजस प्रोग्राम जिस स्पीड से चल रहा है उससे हमें आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होने वाली है। और जो हमारा मेक इन इंडिया को लेकर के हमारा जो प्लान है, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धुंधले पड़ते हुए नज़र आते हैं। और जो तेजस प्रोग्राम है उसमें आज के दिन में, हालांकि पिछले कई सालों में तो कई तरह की परेशानियाँ रही हैं, बट अब के दिन में इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो उसके इंजन को लेकर के आ रही है। हमने अमेरिका से इसका इंजन एक तरह से प्रोक्योर किया है और अमेरिका की तरफ से ये इंजन अभी तक भारत को दिया नहीं गया है, जिसकी वजह से भारत का तेजस प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। अब इसी तरह की परेशानी चाइना के सामने भी है। देखिए, कोई भी एक कंट्री जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है तो एयरक्राफ्ट बनाना एक अलग चीज़ है और इंजन बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो यहाँ पर चाइना, जो कि माना जाता है कि उसकी ज़्यादातर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो उसने खुद ने बनाए हैं, वो एक बहुत हद तक सेल्फ रिलायंट हो चुका है। बट चाइना भी आज के दिन में भारत की तरह इंजन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चाइनीज़ अभी तक भी पूरी तरह इंजन के कंडीशंस में या इंजन की जो कैटेगरी है उसमें पूरी तरह यहाँ पर रिलायंट नहीं हो पाए हैं। और सेल्फ रिलायंट होना तो बहुत दूर की बात है, वो अभी उसके ज़्यादातर इक्विपमेंट जो हैं वो अभी भी बाहर के इंजन्स के ऊपर ही बेस्ड है। अब जैसे कि चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना ने जब 1980-90 के दशक में अपने इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना शुरू किया था, हालांकि चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट तो 1950 के दशक से ही शुरू कर दिया था करना, क्योंकि चाइनीज़ जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के ऊपर अपनी सत्ता को स्थापित किया था, उसी समय उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि जो अपनी वेपन इंडस्ट्री है, जो अपने वेपन्स हैं, वो अपनी ही इंडस्ट्रीज़ में बननी चाहिए और दुनिया के बाकी देशों पर ये जो डिपेंडेंसी होती है इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। तो छोटे हथियारों से उन्होंने शुरुआत की और आगे चल करके उन्होंने मॉडर्न और एडवांस वेपन्स की तरफ भी इस चीज़ को शिफ्ट किया। हालांकि चाइनीज़ भी एरो इंजन को लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पर R&D की कमी थी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी। तो चाइनीज़ ने अपने एयरक्राफ्ट तो बनाए बट इंजन उस तरह नहीं बना पाए। इंजन के लिए उनकी डिपेंडेंसी रशिया पर उतनी ही बनी रही जितनी आज भारत की बाकी दुनिया के देशों पर है। तो रशियन इंजन्स को वो इस्तेमाल किया करते थे, रशियन इंजन्स को ही वो रशिया से बाय करते थे। और बाद में जब चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट बनाए अपने इंडिजीनियस लेवल पर, तो उन्होंने रशिया के इंजन्स को ही यहाँ पर लगातार यूज़ करना सही समझा। हालांकि चाइना ने अपने इंजन्स भी यहाँ पर लगातार बनाने शुरू किए, बट उनके इंजन्स आज के दिन में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो पूरी तरह किसी एक एयरक्राफ्ट, कोई एक एयरक्राफ्ट पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर उस इंजन को पूरी तरह विदाउट फॉरेन रेसिस्टेंस या फिर विदाउट फॉरेन ऑप्शन उस एयरक्राफ्ट को अपने डेवलप किए हुए इंजन के बेसिस पर ही मैन्युफैक्चर कर सके। तो इस इंजन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने रखा एरो इंजन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जिसको शॉर्ट में AECC बोला जाता है। तो जिस तरह भारत में यहाँ पर GTRE है, तो GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च स्टैब्लिशमेंट, जो कि DRDO के लैबोरेटरी है और वो यहाँ पर जेट इंजन बनाने का काम करती है। और हमारा जो कावेरी जेट इंजन है वो भी ये ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। इसी तरह यहाँ पर AECC भी यहाँ पर जेट इंजन बनाने का काम करती है, जिसको 2016 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना के ज़्यादातर जेट इंजन को बनाने का काम करती है, जहाँ पर टर्बो फैन और टर्बो प्रॉप दोनों तरह के इंजन्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी इंजन बन रहे हैं और यहाँ पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए भी इंजन बनाए जाने थे, जो कि एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर चाइना इस्तेमाल करता। तो चाइना के जैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जैसे चाइना का एक इंडिजीनियस कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है C919, तो उसके लिए भी यहाँ पर इंजन बनाए जाने थे। और आगे चल करके चाइना का प्लान था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए जाने वाले इंजन आने वाले टाइम में, क्योंकि
चाइना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को बहुत लार्ज स्केल में बनाता है और उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो चाइना का प्लान यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिकल जैसे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं इंजन बनाने में, उनको यहाँ पर कम्पीट करना था। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए इंजन्स आज तक भी इतनी स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं कि ये ग्लोबल में किसी भी कंपनी को यहाँ टक्कर दे पाएँ। पूरी दुनिया में अभी जो भी एयरक्राफ्ट बनाती हैं कंट्रीज़ या फिर जो उनके इंजन्स बनाती हैं वो बहुत स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर मेनली 4 कंट्रीज़ हैं। अगर हम वेस्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिकल्स वहाँ पर इंजन बना रहा है, या फिर प्रैट्स एंड विटनी वहाँ पर इंजन बनाता है। इसी तरह फ्रांस की सैफरन कंपनीज इंजन बनाती है, और ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ पर रोल्स रॉयस यहाँ पर इंजन बनाती है। इसी तरह यहाँ पर रशिया में जो किलिमोव है वो यहाँ पर इंजन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 4 देश ही हैं जो कि मेजरली इंजन बनाते हैं। तो इस तरह के इंजन्स को बना पाना या फिर इन कंट्रीज़ के इन ग्लोबल प्लेयर्स को टक्कर देना अभी यहाँ पर AECC की बस की बात नहीं थी। हालांकि AECC ने यहाँ पर काफ़ी सारे इंजन्स बनाए, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर 2 इंजन को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, और एक इंजन यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटी एयरक्राफ्ट के लिए भी स्टैब्लिश किया गया, जिसमें WS-10, WS-13 और WS-15 का नाम आता है। तो WS-10 पहला इंजन था जिसका थ्रस्ट लगभग 13 से 14 टन का है, और ये पहला इंजन है चाइना का जो कि उन्होंने जेट इंजन्स के लिए बनाया है। यहाँ पर J-10 और J-11 जैसे जो एयरक्राफ्ट है चाइना के, उसके अंदर इस इंजन को यूज़ किया गया। तो और ये बताना ज़रूरी है कि जो J-10 और J-11 है दोनों सुकोई के ही जो है एक तरह से वेरिएंट है। तो इन एयरक्राफ्ट के अंदर चाइना ने अपने इंजन J-10 को यहाँ पर जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर चाइना बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। चाइना को शुरुआत से ही यहाँ पर AL-31F जो इंजन है रशिया का वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा था, और आज के दिन में भी ये इंजन उतना थ्रस्ट पैदा नहीं करता कि जो रशिया का इंजन है उसको कहीं ना कहीं टक्कर दे पाए। इसके अलावा यहाँ पर WS-15 इंजन भी यहाँ पर चाइना का अभी डेवलप हो रहा है, जो कि आने वाले दिनों में 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा WS-13 जो इंजन बनाया था वो यहाँ पर J-17 के लिए बनाया गया, और जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए यहाँ पर इस इंजन को स्टैब्लिश किया गया, और इस इंजन का जो थ्रस्ट है वो भी लगभग 8 से लेकर के 10 टन तक के बीच में है। तो इस तरह से ये 3 इंजन चाइना ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाए, और ये अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में है। इसके अलावा चाइना ने WS-18 और WS-20 अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, या फिर जो हैवी टैंकर्स और यहाँ पर हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए इन दोनों इंजन्स को स्टैब्लिश किया है, और ये दोनों इंजन्स भी अभी अंडर डेवलप्ड हैं और पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से चाइना के ज़्यादातर इंडिजिनियस इंजन अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, और वो सब वही प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं जो कि भारत अपने इंडिजिनियस लेवल पर इंजन को बनाते वक्त यहाँ पर फेस कर रहा है। तो देखिए दोनों ही देशों के जो इंजन है वो उतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थ्रस्ट को लेकर के है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो थ्रस्ट है वो पैदा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक दोनों देशों के पास नहीं है कि वो इंजन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर पाए। हालांकि भारत ने चाइना से पहले एयरक्राफ्ट के इंजन्स को बनाना शुरू किया था, क्योंकि हमने जब अपना LCA प्रोग्राम शुरू किया था 1980 के दशक में, तभी हमने इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और जिस तरह भारत के पास ऑलरेडी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर एक्सपीरियंस था, तो भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ये बहुत जल्द हम जेट इंजन्स बना लेंगे। इन सब के अलावा यहाँ पर जो मटीरियल साइंस है, क्योंकि जेट इंजन के अंदर बहुत स्पेसिफिक मटीरियल्स लगाए जाते हैं, यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइंड एलॉयज़ का इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट को झेल सके। तो इस तरह के मटीरियल्स का इस्तेमाल और इस तरह की मटीरियल की को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों देशों के पास नहीं है। तो भारत की तरह चाइना भी यहाँ पर मटीरियल साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इन सब के अलावा यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की दोनों देशों में कमी है। तो चाइना के पास भी एरो इंजन को लेकर के एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पर स्किल्ड वर्कर नहीं है जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर सके। R&D की कमी यहाँ पर चाइना के पास भी है। हालांकि चाइना के पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, बट यहाँ पर R&D फैसिलिटी एरो इंजन के केस में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इन सब के अलावा इन दोनों ही देशों के जो इंजन हैं उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ये इंजन बहुत ज़्यादा टेस्टिंग इनकी हुई नहीं है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की भी दोनों देशों में प्रॉब्लम है, क्योंकि इंजन के अंदर बहुत तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अपने यहाँ पर काफ़ी सालों के हार्डवर्क के बाद स्टैब्लिश कर ली हैं। तो ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भारत और चाइना को अपने यहाँ पर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और ये दोनों देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर साबित होने वाला है। इस सब के अलावा यहाँ पर चाइना के सामने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के और फॉरेन में जो चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। हालांकि भारत के साथ इस तरह की केसेस नहीं है।
है, क्योंकि भारत को यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिकल्स भी भारत के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करने को तैयार है। तो यहाँ पर फ्रांस का सेफ्रन और जो ब्रिटेन के रोल्स रॉयस हैं वो भी भारत को लगातार यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं। तो भारत के पास यहाँ पर फॉरेन कोलैबोरेशन के बहुत सारे स्कोप हैं। तो यहाँ पर चाइना के पास यहाँ पर सिर्फ रशिया को छोड़ करके कोई और देश उसको इस तरह की टेक्नोलॉजी या फिर इस तरह का कोलैबोरेशन ऑफर नहीं कर रहा है। तो चाइना के लिए यहाँ पर एरो इंजन को बनाने की जो राह है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। हालांकि चाइना के पास यहाँ इन्वेस्टमेंट है और चाइना अपने इन्वेस्टमेंट के दम पे, अपने पैसे के दम पे इस इंजन को बहुत जल्दी डेवलप कर सकता है। बट आज के दिन में दोनों ही देश, चाहे वो भारत हो चाहे चाइना हो, वो दोनों ही इंजन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग तेजस प्रोग्राम को और भारत के साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं कि भाई आप इतने सालों तक लगे रहे, आपसे एक जेट इंजन नहीं बन रहा है। बट देखिए, जेट इंजन बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफाइड चीज़ है, बहुत कम कंट्रीज उसको बना पाती हैं। दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं, चाहे वो तुर्की में बन रहे हैं, चाहे वो कोरिया बना रहा है, जापान बना रहा है, इजराइल बना रहा है, तो कोई भी दुनिया में एयरक्राफ्ट अगर कोई कंट्री बना रही है तो वो ज़्यादातर फॉरेन इंजन्स को इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर वो अपने यहाँ पर इंडिजिनस इंजन बनाते भी हैं तो वो किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के या किसी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ मिलकर के ये इंजन्स को अपने यहाँ पर बनाते हैं। तो इंजन एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है भारत और चाइना दोनों में। भारत आने वाले दिनों में इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द सॉर्ट आउट करने वाला है, क्योंकि भारत के पास यहाँ पर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, भारत के पास यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी है और भारत को बहुत सारे देश अपना इंजन यहाँ पर ऑफर भी कर रहे हैं। अब आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।